वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार के निर्देश पर हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल द्वारा बुधवार को हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के जबरा स्थित साइंस कॉलेज परिसर में 74वां वन महोत्सव 2023 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल शामिल हुए और इंटर साइंस कॉलेज के बाहर सांकेतिक रूप से फलदार पौधा आम का वृक्षारोपण कर इस महोत्सव का शुभारंभ किया। तत्पश्चात इंटर साइंस कॉलेज सभागार में इंटर के विद्यार्थियों के बीच पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत इंटर साइंस कॉलेज की छात्रा नेहा, कृतिका, श्वेता और सपना ने स्वागत गीत गाकर किया। कॉलेज की 11वीं की छात्रा महक कुमारी ने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के महत्व को रखते हुए बताया कि वृक्ष हमारे परिवार के सदस्य की तरह है, जो हमें जीवन, आवास, भोजन, स्थान एवं सम्मान सब कुछ प्रदान कर हमारे जीवन का आधार बनते, इसलिए वृक्षारोपण और वृक्षों का संवर्धन एवं संरक्षण हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। तत्पश्चात इंटर साइंस कॉलेज और पूर्वी वन प्रमंडल की ओर से समारोह के मुख्य अतिथि मनीष जायसवाल का पुष्प गुच्छ और पौधा भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया गया। मौके पर विशेष रूप से वन विभाग कर्मी मुकेश कुमार, अजीत कुमार, आशीष कुमार, सुदीप गंजू, उज्जवल हेम्ब्रम, अभिषेक कुमार, दीपक ठाकुर, प्यारे लाल साव, ग्रामीण मुखिया सिंह, विधायक, मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी एवं इंटर साइंस कॉलेज के संजय उपाध्याय सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। हजारीबाग ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। बातों को बोल करके हम लोग चले जाते हैं और उसका प्रभाव शायद 1% भी नहीं होता होगा। मैं परसों भी हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर इसी प्रकार के कार्यक्रम के रूप में गया था और मैंने वहां भी इंटरेस्ट लोगों का, जितने भी लोग उपस्थित थे, इंटरेस्ट लगभग शून्य पाया। तो धन्यवाद इस बात के लिए कि ऐसे मनों के बीच में आज बात करने का अवसर मिल रहा है, जिनको अगर कोई बात बताई जाए तो शायद उनके चेहरे में रहे और आने वाले समय में आपके माध्यम से समाज का बदलाव हो। ये ऐसी अब ये बनेगी कब? जब आपको भी इंटरेस्ट होगा। वैसे बच्चे जिनको केवल मोबाइल पे खेलने का अवसर मिलेगा, वो मेरी बातों से थोड़ा अपने आप को अलग कर लेंगे। उनके जीवन में जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ उसका कोई महत्व नहीं होगा। तो उनको मोबाइल के बारे में मैं कोई गेम आपको प्रिस्क्राइब करने वाला नहीं हूं, ना किसी गेम के बारे में बताने वाला हूं। जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिसको आपको जानना चाहिए। एक प्रतिशत मानक के रूप में बनाया गया है कि कितना प्रतिशत उस पर वन का हिस्सा होना चाहिए। आप में से कोई बता सकता है क्या कितना प्रतिशत है? वो प्रतिशत है, एक मानक है कि किसी भी देश का भूभाग का इतना परसेंट एरिया जो है वो फॉरेस्ट के लिए आच्छादित होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए। चलो, बेसिक में यहाँ बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब फेल। आपसे तो हमने पूछा नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रश्न था। 33.33%, which is about 1/3 भूभाग का 1/3 हिस्सा। कितना हिस्सा? जोर से बोलो, सब लोग बोलोगे तो हम समझ में आएगा कि आपको भी समझ में आया। लोग समझ में आता है? कितना हिस्सा रिजर्व है? 30%। भारत में भी इतना ही हिस्सा वनों के लिए आच्छादित है। अभी भारत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो जमीन है, अभी सर बोल रहे थे कि रेलवे के पास ज्यादा जमीन है, नहीं, सबसे ज्यादा जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। इस पूरे देश का 33% हिस्सा जो है उनके पास उपलब्ध है। लेकिन विषय ये है कि क्या इस जमीन में वन है? क्या इस जमीन में वन है? पहला विषय ये है। दूसरा विषय है कि हम रोज कहीं ना कहीं नए हाईवे के लिए प्रयास करते हैं, रेलवे के लिए प्रयास करते हैं, एयरपोर्ट के लिए प्रयास करते हैं, अपने घर के लिए काटते रहते हैं। तो क्या ये एरिया डिप्लीट करता है कि नहीं?
आज 33% है, हम एक हाईवे बनाएंगे जहां हम 200 एकड़ ले लेंगे तो कुछ 1% हमारा कम हो जाएगा। तो ये एरिया कम होता रहता है कि नहीं। और कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्ट्री, कि अगर हम जंगल काट रहे हैं तो उसके बदले में क्या कर रहे हैं, इसके भी बड़े क्लियर लॉज बने हुए हैं। मैं आपको एक शब्द में केवल ये बताना चाहूंगा कि कोई भी प्रोजेक्ट लगता है, कोई फैक्ट्री लगे, कारखाना लगे, कोई माइंस खुले, तो उसमें नियम है कि अगर आप फॉरेस्ट का 1 एकड़ जमीन लेते हैं तो उसका 2.5 गुना 2.5 टाइम्स आपको कहीं पे जमीन खरीद करके देना पड़ता है, और उतना पैसा देना पड़ता है जिसमें कि उसका फॉरेस्ट्री हो सके। तो इसी प्रकार से हम जो जमीनों का जो संतुलन है वो हम बनाए रख सकते हैं। भारत में सबसे बड़ा अगर कोई एक्सप्लोजन हुआ है तो वो है पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन। इस मामले में हम लोग चैंपियंस है पूरे वर्ल्ड में, नंबर 1 पे है। कितने नंबर पे हम लोग? और ये कोई गर्व का विषय है क्या? एटलीस्ट यू नॉलेज की ये गर्व का विषय नहीं है। और जितना बड़ा पॉपुलेशन होगा उसको सस्टेन करने के लिए, उसको खिलाने के लिए, उसको चलने के लिए, उसको उसकी जो सुविधाएं हैं उसका उपभोग करने के लिए उतना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो आयत बनाने के लिए जंगलों की कटाई हो रही है, कॉलोनीज बनाने के लिए। तो कुछ पर्यावरण के लोगों ने एक शब्द निकाला कि हम लोग इस तरीके से डेवलप करेंगे तो शायद हमारा इकोसिस्टम जो है वो बरकरार रहेगा। किसी को आइडिया शब्द का क्या शब्द हो सकता है? I have not asked you. You are going to teach her. कोई भी? You are supposed to be student of 11th and 12th. You should know this. पारिस्थितिक तंत्र, इकोकमन। हाँ? पारिस्थितिक किसका मतलब? इको का मतलब नहीं, मैं तो बता रहा हूं। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब कोई समझा सकता है? सस्टेनेबल शब्द का मतलब कोई समझा सकता है? आज का वर्तमान में जो लोग हैं सुविधाओं को उपयोग करते हुए अपना ये सब जो संसाधन है सबका उपयोग करते हुए भविष्य के लिए बचाए रखना है, उसका अस्तित्व को बनाए रखना है। डेवलपमेंट का मतलब है कि हम विकास भी करेंगे और साथ ही साथ अपना जो इकोसिस्टम है उसको भी बचाएंगे और अपने भविष्य को भी बचा करके चलेंगे। तो आपको सबसे पहला पाठ, ये जो वन महोत्सव जो आप देख रहे हो, ये जानना है कि हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। अभी आज 26 जुलाई है और अगर हम लोग सावन के अनुसार से देखें तो अभी पहले सावन का 3 सोमवार बीत चुका है, और अगर इससे हम लोग रेनफॉल को अगर ये करें तो शायद 30% ही बारिश अभी तक हुआ है। और बारिश नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण ये नहीं होता है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस, बट दैट इज नॉट द बिगेस्ट रीजन। डिफॉरेस्टेशन इज नॉट द बिगेस्ट रीजन। हाँ, बहुत सारे कारण हैं, बट मॉनसून का अच्छे से कॉन्सेप्ट समय आ गया है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, और नहीं इम्प्लीमेंट करिएगा तो अभी आपने जो सुना कि 30 साल में हजारीबाग में पहले रोज बारिश होता था 90 दिनों तक, अभी पहले से दूसरे के बीच में 90 दिन की दूरी हो गई है। कहीं बारिश ने अगर आपसे मुंह मोड़ लिया तो अगले 30 साल में ये शहर बिल्कुल वीरान हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा।
दायित्व आपका है कि आप इसको अच्छा रखना चाहते हैं, खराब रखना चाहते हैं। अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो जल का संरक्षण करिए, पेड़ पौधे लगाइए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मानसून को डेवलप करने के कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे वो मानसून डेवलप करता है। अच्छा मानसून डेवलप करेगा तो अच्छा बारिश होगा, अच्छा मानसून नहीं डेवलप करेगा तो बारिश नहीं होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण इसका फॉरेस्ट भी है। अभी जब हम लोग फॉरेस्ट की बात करते हैं तो सभी के जहन में जंगल ही याद आता है। ऐसा नहीं है, फॉरेस्ट केवल जंगल में ही नहीं होता है। आप उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर जाओगे तो सड़क के दोनों तरफ पे जो प्लांट्स लगे हुए हैं उन्होंने एक अम्ब्रेला बना लिया है, ऐसा अम्ब्रेला बना लिया है और पूरा सड़क जो उनका मुख्य सड़क है वो पूरा एक शेड में दिखता है। तो अगर सोशल फॉरेस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, सड़कों के किनारे पौधा लगाना, अपने घर में पौधा लगाना, जहां भी खाली जमीन दिखे आपके शहर में, जैसे भी सर बोल रहे थे कि स्कूल्स में लगना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है उनमें लगना चाहिए। तो शॉर्ट में अगर आप समझेंगे कि जहां पर भी जगह उपलब्ध हो वहां पर जंगल का लगाना, पेड़ों का लगाना, ये भी एक तरीका हो सकता है। सोशल फॉरेस्ट्री के माध्यम से भी हम अपने जो फॉरेस्ट का परसेंटेज है इसको ऊपर कर सकते हैं। आप कभी दिल्ली को ऊपर से देखो, कभी हवाई जहाज से लैंड करोगे तो दिल्ली को देखो, आपको बहुत ग्रीन दिखेगा। क्योंकि हमारे पूर्वज, पहले के हमारे जो ये पूर्वज है उन लोगों ने पेड़ पौधा लगाया होगा जो आज भी चल रहा है। अभी पेड़ों के लगाने में बैलेंस की भी जरूरत पड़ती है। बहुत लोग व्यवसायिक रूप से सोचते हैं तो वो टिम्बर का पेड़ लगाएंगे, कुछ लोग फल का पेड़ लगाएंगे, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक पेड़ भी लगाना जरूरी होता है जिससे कि स्वास्थ्य का लाभ हम लोगों को नेचुरली मिल सके। अभी कोई बता पाएगा क्या कि स्वास्थ्य से रिलेटेड कौन सा पेड़ सबसे नीम का पेड़, नीम का। मैं आपको कहानी बताऊंगा जो कि हमारे फॉरेस्टेशन के इवेंट्स को, मतलब फॉरेस्टेशन का जो प्रयास है उसको वर्णित करेगी।